हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस चार्ट। क्यारा सक्सेस चार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता था कि वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज़्यादा शोर था इसका, लेकिन इसका जो है वैकेंसी अब आ चुका है, रिक्रूटमेंट आ चुकी है और नोटिफिकेशन इसका जो है वो जारी हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट की 2020 फुल डिटेल्स हम लोग देखेंगे इसकी कि क्या क्या डिटेल्स हैं उसमें, नोटिफिकेशन क्या है इसका। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। ठीक है, देख लेते हैं कि इसको पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि है 29 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने का जो है प्रारंभ तिथि ये है आपका 29 अक्टूबर 2020। फिर कहा है कि ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या होगी, तो वो लास्ट डेट है 27 नवंबर। ठीक है, यानी कि 27/11/2020। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/11/2020। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए रिक्त 12,913 पदों के विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार विज्ञापन जो है, रिक्तियों का विवरण जो है वो सारणी संख्या 1 में दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फॉर्म भरना है। आपको जो है अपना जो है चयन बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर के जो है चयन बोर्ड की वेबसाइट पे www.upscssb.org पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी विस्तृत अनुदेश है वो आपको जो है वहाँ दिए गए हैं वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग आप देख करके अपना फॉर्म फिलअप कर लें। विज्ञापित पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा विषय में आवेदन करना तो आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्र। नेक्स्ट है भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे यथा कि हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में और अंग्रेजी का अंग्रेजी और उर्दू का उर्दू में। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन जो है वो मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। तो सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। इसके बाद से बात करते हैं कि अभ्यर्थी जो है आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। किसी भी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जो आप लोग वहाँ पे पुट करने वाले हैं, जो भी चीज़ अपनी वेरीफाई डालने वाले हैं वहाँ पर, वो चीज़ें गलत मत डालिएगा। सब कुछ जो है सही सही डाल करके अपना फॉर्म जो है फिल करिएगा, वरना उसके बाद से जो भी उत्तरदायित्व होगा वो सिर्फ आपका ही होगा। नेक्स्ट है कि जो अभ्यर्थी जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के यानी कि EWS के अभ्यर्थियों हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, कोई भी आरक्षण दिया जाएगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही अनुमन्य होगा। और जो इसमें बताने वाली बातें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं बता रही हूँ, बस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप यहाँ पे एक लाइन से देखते हुए चले जाइए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन करेंगे। इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है दिनांक 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। ठीक है, इस तिथि के बाद से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। और जो इसकी हार्ड कॉपी होगी उसे आपको जो है चयन बोर्ड को प्रेषित करने यानी कि भेजने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद से उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो जो भी सूचनाएं आप भरें वो अपने अकॉर्डिंग अपनी मार्कशीट से, अपने सर्टिफिकेट से देख करके और सही सही भरें, ठीक है। लिखित परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दी हुई है, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। तो ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश क्या क्या हैं ये आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है पहला पार्ट, फिर फीस का भुगतान है यानी फ़ी पेमेंट, और फिर है फॉर्म का सबमिशन। तो ये आपको करना रहेगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद से आप पहला जो है अपना फर्स्ट जो आपका चरण है वो पूरा करिएगा। उसके बाद से फ़ी पेमेंट करने के बाद से उसके बाद से आपको फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। इसके बाद से हम देख लेते हैं आगे क्या क्या है। श्रेणीवार शुल्क क्या क्या निर्धारित है। तो देखिए, अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है यानी कि कुल 750 रुपये। EWS के लिए 400 आवेदन शुल्क है, ऑनलाइन 50 यानी कि 450 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 है आवेदन शुल्क, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये यानी कुल योग 750। अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 50 यानी कि 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 है यानी कि 250 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और महिला, ठीक है। तो क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, तो 1 से 5 में जो भी दिए हुए हैं उनकी मूल श्रेणी के अनुसार इनका भी पेमेंट जो फीस होगी वो होगी। जो विकलांग कोटे से लोग हैं मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। तो आप लोग अपनी श्रेणी देख लीजिएगा और उसके आधे का भुगतान आपको करना होगा। थर्ड जो आपका प्रक्रिया है इसका फॉर्म सबमिशन का, तो आपको फॉर्म सबमिट जो है वो करना होगा। ये प्रक्रिया जो है आपके तीसरे चरण की प्रक्रिया है, ठीक है। इसके बाद से आपको अपना फोटोग्राफ लगाना है, जो इसका जो है आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा, ये आपको उस टाइप पे दिखाई दी जाएगा। आपको आपका साइन वहाँ अपलोड करना होगा, ठीक है। फ़ोटो के लिए देखो ये चीज़ें चाहिए आपको, तो ये चीज़ आप देख लेना। इसको जो है आप लोग हमेशा फॉर्म भरते हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। नेक्स्ट बात आती है आयु सीमा की। तो आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो, ये ध्यान रखिएगा। वेतनमान जो है वो क्या दिया हुआ है, ग्रेड पे 4600 देख लीजिएगा। आरक्षण जो है वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। अर्हता की तिथि यानी कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो सभी मंडल के जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा, तो सारे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। समय अवधि कितना मिलेगा आपको, ये 2 घंटे का पेपर होगा आपको, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से बात आती है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है इसकी कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। और अगर आती है महिला अभ्यर्थी की बात, तो महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग यानी कि बालक अथवा बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना होगा। जब आती है बात बालक वर्ग सीट्स के लिए, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। आप देखते जाइएगा यहाँ पे हिंदी की कितनी सीट्स हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल 1742 है। गणित की जो है 1822 है, गृह विज्ञान की 611 है, उर्दू की आपकी है 65, इंग्लिश की है 1587, कला की है 710, सामाजिक विज्ञान की है 1392, सिलाई की है 19, संस्कृत की है 938, विज्ञान की है 1741, वाणिज्य की है 127, कृषि की है 184, शारीरिक शिक्षा की है 497, संगीत वादन की है 10, यानी टोटल 11,451, ठीक है। ये है बालक वर्ग के लिए। एक बार अब मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, अपने अपने आप लोग जो है कैटेगरी में देख लें इसे, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है।
अब आती है बात बालिका वर्ग की, तो वहाँ पे हिंदी में 214 है, गणित में 167 है, गृह विज्ञान में 160 है, उर्दू में 12 है, इंग्लिश में 196 है, कला में है 103, सामाजिक विज्ञान में 186, सिलाई में है 4, संस्कृत में है 97, विज्ञान में है 202, वाणिज्य में है 8, कृषि में 1, शारीरिक शिक्षा में 48, संगीत वादन में 14 और संगीत गायन में 50, यानी कि 1462। इसे भी एक बार आप देख सकते हैं दोबारा से, अगर देखना चाहते हैं अपने अपने कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी। प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु यानी कक्षा 9 एवं 10 के अध्यापक हेतु क्या क्या अर्हता है आप देख सकते हैं यहाँ पे। बीएड के लिए देखिए बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्यता क्या है यहाँ पे, बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है यहाँ पे, ठीक है। अधिमानी अर्हता और वरीयता मान यहाँ पे दिया हुआ है बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में इस राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। गणित में बीए अथवा बीएससी गणित होना चाहिए। बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है, ठीक है। और जो आपका अधिमानी अर्हता है वो जो है इसके लिए भी सेम है। अगर गृह विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो गृह विज्ञान यानी कि गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक हो, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी होगा, अथवा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। बीएड यहाँ पर भी होना चाहिए और अधिमानी जो है वही सेम है। उर्दू की बात करते हैं तो बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री का डिप्लोमा, ठीक है। बीएड यहाँ पर भी होगा, अधिमानी वही होना चाहिए। इंग्लिश की बात करते हैं तो बीए सहित प्रशिक्षित अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ। बीएड यहाँ पर भी चाहिए, अधिमानी वही है। संस्कृत की बात करते हैं तो बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, अथवा बात करें तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षक में डिग्री या डिप्लोमा। बीएड यहाँ भी चाहिए, अधिमानी वही होगी। फिर आती है बात वाणिज्य की, तो प्रशिक्षित बीकॉम बीएड चाहिए और अधिमानी आपकी वही है। कृषि की बात करें तो बीएससी कृषि चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है। कला का आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, ये दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लें आराम से। जो भी आपके जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो इसको देख लेंगे एक बार, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ इसे, ठीक है। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप अगर इसमें लाइक करता है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए जो है बिल्कुल। तो कला के बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे कहीं भी जो है बीएड मेंशन नहीं किया है कि बीएड अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेंगे। शारीरिक शिक्षा के लिए जो है देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है। शारीरिक शिक्षा के बच्चे जो होंगे उनके लिए सीपीएड प्रमाण पत्र या अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य है यहाँ पे अनिवार्यता में। इसके बाद से बात आती है सिलाई की, तो सिलाई के लिए भी देखिए बीएड कहीं अनिवार्य नहीं किया गया है, ठीक है, अधिमानी दिया गया है। और बाकी आप देख सकते हैं विज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ बीएससी प्रशिक्षण वरीयमान। तो ध्यान रखिएगा भौतिक और रसायन की ही बात की गई है विज्ञान में, ठीक है, बीएड होना चाहिए, अधिमानी वही होगा। सामाजिक विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित 2 विषय कोई भी होंगे, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र है, बीएड वही रहेगा, अधिमानी वही है। फिर आती है बात संगीत गायन की, इसमें भी देखिए बीएड का जिक्र नहीं किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं ये जो आपका दिया हुआ है, इसमें से अगर आपका कोई भी जो है क्राइटेरिया लाई कर रहा है तो आप जो है ये फॉर्म ज़रूर से भर देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन का डिस्कशन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अब जो है पीजीटी की जब बात आती है तो पीजीटी में सिर्फ मैं आपको यही बताऊंगी कि इसमें जो है क्या क्या जो है आपका जो है सीट्स वगैरह हैं और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं और पोस्ट कितनी हैं, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। फॉर्म कैसे भरना है वो सब चीज़ें जो हैं इसमें बता चुकी हूँ, तो आगे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम पीजीटी के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है प्रवक्ता के लिए, तो सब कुछ देख सकते हैं आप। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 का जो है प्रारंभिक तिथि 29 अक्टूबर, शुल्क जमा करने के लिए प्रारंभ तिथि 29 अक्टूबर, आवेदन करने के लिए भाग 1 की जो है अंतिम तिथि 27 नवंबर, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, उसी वेबसाइट से जा कर के आपको फॉर्म भरना है और बाकी सब चीज़ वही है। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं जल्दी से जा कर के
कि यहाँ पर जो है आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे शुल्क की यानी फ़ी की, तो फ़ी भी देखिए वही है। ठीक, मुझे लग रहा है कि EWS में थोड़ी चेंजिंग हुई है। यहाँ पे EWS देखो, यहाँ पे 600 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार जो है आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद से बात आती है अब आयु सीमा। तो यहाँ पर भी आयु सीमा 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम ना हो। वेतनमान की बात करें तो ये प्रवक्ता संवर्ग है, तो यहाँ का जो वेतनमान ग्रेड पे 4800 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद से हम देख लेते हैं आगे, भर्ती प्रक्रिया भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जो है लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकों के आधार पर निम्न सूची तैयार करेगा। यहाँ भी कि यहाँ पे लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार भी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अन्य विशेष योग्यताएं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि है, शिक्षा परास्नातक यानी M.Ed है, ठीक है ना, B.Ed है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। बात आती है फिर अन्य, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखित परीक्षा दी हुई है कि प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 2 घंटे की समयावधि होगी, सब क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आगे जो है कुछ अनुदेश दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अनुदेशों को मैं नहीं बता रही हूँ। उसके बाद से अनुदेश मैंने आपका TGT में पढ़ दिया था, तो जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद से आप देख सकते हो कि जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको भी देखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अब हम देख लेंगे कि सीट्स के बारे में, कि सीट्स यहाँ क्या हैं। तो अगर बात करते हैं प्रवक्ता बालक वर्ग, तो आप देख सकते हो हिंदी में 363, गणित में 98, गृह विज्ञान में 2, अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाज शास्त्र में 67, संस्कृत में 242, जीव विज्ञान में 108 है, भौतिक में 148, रसायन में 160, शारीरिक शिक्षा में 11, वाणिज्य में 45, कृषि में है 38, सैन्य विज्ञान में 10, तर्कशास्त्र में 7, टोटल 2281 पोस्ट है। आप देख सकते हो जनरल, OBC, SC एंड ST अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी कैटेगरी की सीट्स आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बालिका वर्ग की। तो हिंदी की देख सकते हैं 47, गणित की है 1, गृह विज्ञान की 11, अर्थशास्त्र की 28, इतिहास की 22 है, इंग्लिश की 28 है, कला की है आपकी 27, नागरिक शास्त्र की 30, भूगोल की 8, मनोविज्ञान 12, शिक्षा शास्त्र की है 5, समाज शास्त्र की है 11, संस्कृत की है 34, जीव विज्ञान की अब बात करें तो 6, भौतिक की 10, रसायन की 11, शारीरिक शिक्षा की 2 है, और संगीत की है 9, संगीत वादन की है 12, यानी 314 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो बाकी सब चीज़ आप देख चुके हैं। यहाँ पर भी आप देख लें शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए हिंदी का, जैसा कि आप देख सकते हैं अर्हता यहाँ पे सब लोग अच्छे से देख लेंगे क्या क्या अर्हता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए B.Ed का कोई ऐसा नहीं है कि चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट जो है बच्चे होते हैं वो ये फॉर्म डालते हैं। तो आपने देख लिया होगा हिंदी के लिए क्या है यहाँ पे। वैसे ही गणित के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, MA और MSc गणित, ओके, या फिर गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BE ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स। तो फिर ये गृह विज्ञान की बात आती है, तो गृह विज्ञान वाले बच्चे इसको देख लेंगे। फिर हम देखते हैं उर्दू, तो उर्दू में इसको देख लेना क्या चाहिए। फिर इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ से आपका कला, ठीक है, तो कला में क्या क्या चाहिए आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे इसी स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप भी इसको देखते जाएं। नेक्स्ट आती है बात यहाँ संस्कृत की, तो संस्कृत देख लीजिएगा। फिर आती है बात वाणिज्य की, M.Com चाहिए, कृषि के लिए MSc कृषि, शारीरिक शिक्षा देख लेना, स्नातक तथा जो भी चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट है सिलाई, सिलाई के साथ आप देख लेना क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बाद से आती है बात आपका जो है संगीत में, संगीत गायन एवं वादन दोनों को साथ साथ लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको भी देख लेना। फिर आती है बात अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र के बाद तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र के बाद नागरिक शास्त्र आता है, फिर इतिहास आता है, भूगोल आता है, फिर मनोविज्ञान आता है, फिर समाज शास्त्र, फिर सैन्य विज्ञान, और उसके बाद से शिक्षा शास्त्र। फिर आप देखिए जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, और फिर रसायन विज्ञान है। तो यानी कि ये पूरा आप देख सकते हो कि एक तरह से पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पे खोल के रख दी गई है। सारी सीट्स बता दी गई हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या डेट्स हैं आपकी, कितनी फ़ी लगेगी, कहाँ कहाँ नेगेटिव मार्किंग है,
और लिखित परीक्षा क्या होगा आपका, कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको पूरा शो। सो आई होप गाइस कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट जिसकी बहुत से बच्चे वेट कर रहे थे वो आ चुका है। तो आई होप गाइस कि अब आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।